जय जिजाऊ, जय मूल निवासी। अभी इस साल 2020 और 2021 का जो मेडिकल के संदर्भ में मेडिकल की जो सीटें हैं पीजी की पदव्युत्तर की, उस मेडिकल सीटों में उसकी लिस्ट आ गई है और उस लिस्ट में ओबीसी के साथ इस बार भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। मेडिकल की जो लिस्ट आई है उसमें से केंद्र में जो 9,950 कुछ सीटें हैं, उस सीटों में ओबीसी को 27% सीटें अलॉट होनी चाहिए थी मेडिकल की, तो 27% सीटें अलॉट नहीं हुई है। क्योंकि 9,950 सीट अगर है केंद्र के लिस्ट में, उसमें से अगर 9,950 सीट है तो उसमें 27% अगर उसका किया जाता है तो 27% 2,578 हो जाता है। मगर इस बार ओबीसी के लड़कों को केवल 371 सीटें उसके अंदर दी गई है। तो 9,950 से में 2,578 आनी चाहिए थी, मगर ओबीसी के लड़कों को केवल 371 दी है। तो इसका मतलब ये 3.8 है ना, 3.8% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया है। अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है तो 27% ओबीसी को 27% हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो 27% हिस्सेदारी नहीं दिया, केवल 3.8% मेडिकल के अंदर उन लड़कों को, ओबीसी के लड़कों के दिया। तो ये उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, नाइंसाफी हुई है। और इस रेफरेंस में मैं केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करता हूं कि वो ओबीसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जो सीटों का बंटवारा है, तो राज्य सरकार ने तो 0 अलॉटमेंट किया है। राज्य सरकार ने तो केवल 0 सीट ओबीसी के लड़कों के लिए रखी है। तो मेडिकल के अंदर हमारे ओबीसी के लड़के अगर रिजर्वेशन से जाते तो 2,500 के आसपास उनको मिलता, राज्य में अलग मिलता। मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की है और ये बहुत बार धोखाधड़ी की है, इस बार भी धोखाधड़ी की है। तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब मिसाल पाटिल, मैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार दोनों की कड़ी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ और उनको अपील करता हूँ कि वो दोबारा इसको रिव्यू करें इस बारे में और ओबीसी के लड़कों को प्रतिनिधित्व दे। क्योंकि ओबीसी के लोगों की भी हालत बहुत खस्ता हालत है और ओबीसी के लड़के अगर पढ़ जाते हैं तो ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व मेडिकल हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में आएगा। तो ओबीसी के अंदर क्रीम पैदा ना हो, इसके लिए साजिश की जा रही है। और ये साजिश कौन कर रहा है, इसको भी हमको देखना होगा। तो ओबीसी लड़कों को अगर ये सीट ओबीसी लड़कों को ना दी जाती है, शेड्यूल कास्ट के लड़कों को 1385 सीटें हैं, उनके लिए वो अलॉट की हुई है और ट्राइब के लड़कों के लिए 669 सीटें वो भी उनको अलॉट की हुई है उसके अंदर। तो बचती है 7,525 सीटें और उसको जनरल कर दिया है। तो जब जनरल हो जाती है तो जनरल के अंदर सारा का सारा बेनिफिट अपर कास्ट जाति के लोग, उच्च जाति के लोग लेते हैं। उसका फायदा ओबीसी और जो अपर लेयर ओबीसी उसको भी नहीं मिलता है। जैसे महाराष्ट्र का मराठा हो, जाट हो, पटेल हो, रेड्डी हो, तो जनरल सीटों में इनके लड़के नहीं जाते, बल्कि जनरल सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण और तत्समुच्च जाति के लड़के उसमें से घुस जाते हैं जनरल में। तो इस कोटे को जनरल किया जाता है और वो जनरल कोटे को अपर कास्ट जाति के लोग, उच्च जाति के, तत्सम जाति के लोग खाते हैं। तो हमारे ओबीसी के अंदर अगर मेडिकल में हमारे लड़के जाते, ओबीसी के लोग जाते, तो ओबीसी के अंदर क्रीम बन जाती है। तो ओबीसी के अंदर क्रीम पैदा ना हो, इसके लिए हर बार ओबीसी के साथ साजिश की जाती है। पिछले साल भी किया और हर बार केंद्र सरकार बीजेपी के समय में भी यही साजिश की जाती है।
तो ये जो नीट का थ्योरी है, इसमें गड़बड़ी धांधली की जाती है और गड़बड़ी धांधली करके ओबीसी का जो अलॉटमेंट है उसके साथ हर बार छेड़खानी की जाती है। तो मैं ये नरेंद्र मोदी जो है, वो नरेंद्र मोदी कहता है, पिछली बार के चुनाव में उसने कहा कि मैं ओबीसी का हूं, मैं पिछड़े जाति का हूं। तो नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़े जाति का कहता है, वोट मांगने के लिए पिछड़े जाति का कहता है, क्योंकि जब वो पिछड़े जाति का कह रहा था तो ओबीसी के अंदर इन लोगों ने ऐसा मैसेज कन्वे किया था कि नरेंद्र मोदी पिछड़े जाति का है, ओबीसी का है, ओबीसी के हित के लिए काम करेगा। तो ओबीसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का समर्थन किया था। मगर यही नरेंद्र मोदी ने मैं पिछड़े जाति का हो ऐसा कह रहा है, मगर नरेंद्र जाति ओबीसी के लड़कों के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं होने दे रहे हैं। जैसे अभी मेडिकल के अंदर नरेंद्र मोदी ने और भाजपा सरकार ने ये जो ओबीसी की सीटें हैं उसको काट दिया, उनकी हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया, उनका जो हिस्सा था, उनका तो जो कोटा खा लिया उसको खुला कर दिया, और खुले के अंदर फिर दोबारा अपर कास्ट के लोग जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का ऐसा कह रहा है और ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और ये सारा का सारा षड्यंत्र अपर कास्ट जाति को फायदा हो इसके लिए किया जाता है, ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लिए फायदा हो इसके लिए किया जाता है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद को पुरोगामी कह रही है, महाविकास आघाड़ी के नाम पर वो खुद को सेकुलर कह रही है, पुरोगामी कह रही है, और एंटी बीजेपी कह रही है कि हम बीजेपी के विरोधी है। अगर वो बीजेपी के विरोधी है तो वो अपने आप को साबित करना चाहिए उन्होंने कि ओबीसी के हित में है, तो ओबीसी के लिए ओबीसी का कोटा रिजर्व करना चाहिए। मगर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोटा नहीं किया है। तो महाराष्ट्र सरकार भी इसी प्रकार ब्राह्मण और तत्समूचे जाति को फायदा हो इसके लिए कानून और रूल बनाते हैं। तो ये जो मेडिकलों के अंदर जो पहली लिस्ट आई है, इस पहले लिस्ट के अंदर ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर मेडिकल के हायर एजुकेशन है और प्रोफेशनल एजुकेशन है मेडिकल का, अगर इस प्रोफेशनल एजुकेशन में और उच्च दर्जे का है, अगर यहाँ ओबीसी के लड़के पढ़ते हैं, यहाँ से उनके लिए हिस्सेदारी मिलती है, तो यहाँ बहुत बड़ी क्रीम बन जाएगी। और यही क्रीम समाज को आने वाले समय में दिशा देगी, क्योंकि किसी भी समाज का अगर कल्याण होता है तो उसको बुद्धिजीवी वर्ग की जरूरत होती है, बुद्धिजीवी वर्ग उसके अंदर होना चाहिए। मगर बुद्धिजीवी वर्ग इसके अंदर ना हो और क्रीमलेस सोसाइटी हो, इसके लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 314 ओबीसी के जो आईएएस लड़के थे उन लोगों को क्रीमिलियर के नाम से आज तक घर में बिठाया है। तो नरेंद्र मोदी ये फेक ओबीसी है, क्योंकि फेक मैं क्यों कह रहा हूँ, ये फेक रहा है, ओबीसी का नाम से बोल रहा है मगर ओबीसी का समर्थन नहीं कर रहा है, ओबीसी के समर्थन में नहीं है, नाम ओबीसी का ले रहा है और ओबीसी के समर्थन में नहीं। इसका मतलब ये फेक ओबीसी है। तो मैं नरेंद्र मोदी की और उसके पीछे जो संघ परिवार है और बीजेपी के लोग हैं और तत्सम ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग हैं, वो लोग इस साजिश में सहभागी है, क्योंकि ये सीटें खुली करने से फायदा उनका होता है। क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन अगर मिलता है 15% मिलता है, 27% मिलता है, तो इससे 15% शेड्यूल कास्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 15% शेड्यूल कास्ट लड़के के ऊपर वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो 15% शेड्यूल कास्ट के लोग 27% ओबीसी के लोगों के विरोध में नहीं है। 7.5% आदिवासी ट्राइब के जो लोग हैं, वो ट्राइब के लोगों को उनका रिजर्वेशन उनके हिस्से का मिल गया है, तो वो लोग भी 27% ओबीसी पर उनका 27% ओबीसी को मिल जाता है, तो उसको उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो शेड्यूल ट्राइब के लोग भी ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ में वास्तविक कौन लोग हैं? अगर ओबीसी को ओबीसी का मिल जाता है तो इससे नुकसान किसका होने वाला है? तो नुकसान ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का होने वाला है। तो ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोग ही शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं खा रहे, शेड्यूल ट्राइब का कोटा नहीं खा रहे, क्योंकि वहाँ नहीं खा सकते, क्योंकि वो रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी होने की वजह से उनको उसका वो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मगर ओबीसी के लोग आज भी रिजर्वेशन के रेफरेंस में उनके अंदर कन्फ्यूजन फैला हुआ है, क्योंकि वो लोग ऐसे कुछ ओबीसी के लोग हैं
जो खुद को है ओबीसी के, मगर मेरिट की बात करते हैं, वो कहते हैं मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। मगर मेरिट के नाम से उस समय जब कोटा खुला हो जाता है तो मेरिट के बजाय वो डोनेशन के माध्यम से लड़कों को लिया जाता है, वहां कोई मेरिट ढूंढा नहीं जाता है। तो ओबीसी के लोगों के अंदर आज भी रिजर्वेशन के रेफरेंस में उस मात्रा में वो सीरियस नहीं है ओबीसी के लोग, और ज़्यादातर ओबीसी के लोग ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति के ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ब्राह्मणों के फॉलोअर है। इस वजह से वो ब्राह्मण उनके साथ जो धोखाधड़ी करता है, इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके अकाउंट में जमा है ओबीसी के लोग, तो वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर उनके साथ धोखाधड़ी केवल ब्राह्मण और उत्तर समुच्चय जाति के लोग कर रहे हैं। ये ओबीसी को इस बात को समझ नहीं आ रही, इसलिए ओबीसी के लोग उनके समर्थक बने हुए। तो ओबीसी के लोगों को इस बात को जानना होगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे हक अधिकार के विरोध में आता है। मंडल कमीशन जब आया, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन आया मंडल कमीशन से आया है, तो मंडल कमीशन 92 में आ गया। और ओबीसी के लिए जब मंडल कमीशन आया तो ये ओबीसी के लिए आने वाला मंडल कमीशन वैसे 26 जनवरी 1950 को होना चाहिए था। उसी समय ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था एजुकेशन और सर्विस में और प्रत्येक क्षेत्र में। मगर ओबीसी के लोगों को आज़ाद भारत के बाद अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, और चूंकि ओबीसी के बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के फॉलोअर होने की वजह से और ब्राह्मणों के खेमे में होने की वजह से वो अलग से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, खुद की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो जब कांग्रेस हो और बीजेपी के लोग हो आज के तारीख में, और उस समय कांग्रेस के लोग हो, वो उनके हाथ में कोई लड़ाई देते थे और वो हमारे ओबीसी के लोग लड़ाई लड़ते थे। खुद की कोई लड़ाई नहीं लड़ते थे, कांग्रेस के लोग उनके हाथ में कोई ना कोई लड़ाई देते थे तो कांग्रेस के इशारे पर वही लड़ाई लड़ते थे। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने यही ओबीसी के लोगों को जो राम राम कहते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो उनको ओबीसी के लोगों को कहा मंडल कमीशन लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन से फायदा हो जाता, उनके लड़के आईएएस आईपीएस बन जाते, अधिकारी बन जाते और शासन प्रशासन में गवर्निंग में हो जाते, गवर्निंग क्लास बन जाते। मगर मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय वही लोग उस समय कमंडल की लड़ाई लड़े, राम मंदिर की लड़ाई लड़े। फिर भी उसके बावजूद कुछ जो समझदार लोग थे और कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग थे और कुछ समझदार लोग थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे मंडल कमीशन की। तो इससे जो मंडल कमीशन आया 92 में आया, यानी 42 साल लेट आया, और उसके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ मंडल के साथ। मंडल कमीशन के अंदर भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। मगर इस धोखाधड़ी के रेफरेंस में उनके पास ओबीसी का खुद का कोई आंदोलन नहीं था, इस वजह से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी तो हुई। मगर फिर भी जैसे तैसे जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लोगों को मिला है, वो 27% रिजर्वेशन आज तक ना सर्विस में इंप्लीमेंट हुआ है, ना एजुकेशन में उस मात्रा में इंप्लीमेंट हो रहा है। चूंकि 2006-7 को याद होना चाहिए हम लोगों को कि जो हायर एजुकेशन है और आईआईटी आईआईएम जैसे जो इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि ओबीसी के लोगों की संख्या निर्धारित नहीं, जाति आधारित गिनती नहीं है, उनकी संख्या निर्धारित नहीं, इसलिए उनको दिया नहीं जाएगा। इस प्रकार का उस समय कोर्ट ने मुद्दा उठाया था। बाद में केंद्र सरकार ने ओबीसी के लिए प्रोविजन तो किया, मगर उस समय ओबीसी को प्रोविजन करने का काम करते समय जो जनरल सीटें थी और खुली सीटें थी और सीटों को बढ़ाया था। तो इसका मतलब ब्राह्मण और तत्समूचे जाति को फायदा हो उसके लिए कानून बनाते हैं, मगर ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए कानून होने के बावजूद भी प्रोविजन नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। कानून है, ओबीसी को 27% देने के लिए कानून होने के बावजूद भी उस कानून को अमल में नहीं लाते, और ब्राह्मण और तत्समूचे जाति को फायदा हो इसके लिए कानून बनाया जाता है। कानून बना के जैसे अभी 10% का रिजर्वेशन, जनरल सीटों ने कुछ मांगा भी नहीं, आज तक उनका कोई आंदोलन नहीं था ब्राह्मण और तत्समूचे, फिर भी 10% का रिजर्वेशन उनको दिया, और पहले से उनका 80% कब्जा
शासन प्रशासन में है, गवर्निंग में है, और उन लोगों को फिर दोबारा 10% का रिजर्वेशन भी दिया। तो ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति को फायदा हो, इसके लिए हर सरकारें काम करती है, मगर ओबीसी को हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को फायदा हो, इसके लिए कोई कानून होने के बावजूद, कानून तो बनाती नहीं, मगर जो कानून है उस कानून को भी अमल नहीं करती है। और आज 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लड़कों के लिए कानून है, फिर भी 27% रिजर्वेशन कानून होने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। ये ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है। और ये धोखाधड़ी जो भी केंद्र सरकार में केंद्र में सरकार करती है, जैसे बीजेपी, आज बीजेपी धोखाधड़ी कर रही थी, एक जमाने में कांग्रेस ने ये धोखाधड़ी किया है। तो ये सरकारें इस प्रकार की करती है। महाराष्ट्र में 21 मेडिकल कॉलेज है, उसमें 1074 सीट्स है, और उसमें ओबीसी को 0 रखा हुआ है। और केंद्र में जो 9,950 कुल सीटें हैं, उसमें से ओबीसी को 2,571 सीटें आती है, मगर 2,578 आती है। तो 2,578 के बजाय केवल 371 दिया है। तो इसका मतलब ये रेवड़िया भी नहीं बांटी है, कम से कम रेवड़िया कहा जाता है मराठी में, हिंदी में रेवड़िया। तो रेवड़िया तक नहीं बांटी, कुछ दिया तो नहीं, रेवड़िया तक नहीं बांटिया। तो ये ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है। मैं ओबीसी के लोगों को और केंद्र सरकार को, पहले मैं केंद्र सरकार को इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहता हूँ कि इसका रिव्यू किया जाए, और ओबीसी को 27% जो आज कानून है उसके कानून के सब 27% मेडिकल के अंदर, बाकी जो आएगा उसके अंदर भी, मगर आज मेडिकल के अंदर जो मेडिकल ये का प्रवेश है मेडिकल के अंदर, उस प्रवेश में 27% रिजर्वेशन देने के लिए रिव्यू किया जाए। ये मैं मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करता हूँ। और दूसरा, ओबीसी के लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप जिस सत्ता को, जिस पार्टी को, जिस अभी जैसे इस बार अब बीजेपी के समर्थन में थे, कि एक बार जमाने में कांग्रेस के समर्थन थे, तो ये जो सारी की सारी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां ब्राह्मण बनियों के हित में काम करने वाली पार्टी है। ये ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थन में काम करने वाली नहीं है। ऐसे पार्टी को आप जब खाद और पानी डालते हो, तो ये उस ऐसे पेड़ को आप खाद और फल डाल रहे हो कि जो पेड़ ना आपको फल देने वाला है ना छाव देने वाला है। आप उस पेड़ को खाद और पानी दे रहे हो, जिस पेड़ से आपको ना छाव मिलने वाली है ना फल मिलने वाला है। तो मैं ओबीसी के लोगों को आह्वान करता हूँ, इस षड्यंत्र को समझे, क्योंकि 70 साल में ओबीसी के जो 72 हालात हुए हैं, क्यों, और ओबीसी जो गवर्निंग क्लास नहीं है, खदेड़ दिया है प्रशासन से, न्यायपालिका से और मीडिया से और बाकी तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट से, आज ओबीसी को खदेड़ दिया है। और 70 साल में उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो 70 साल में बीजेपी की जो कुछ साल की गवर्नमेंट, जैसे कि 99 से 2004 की गवर्नमेंट, फिर 2014 से 2019 की गवर्नमेंट और अभी की गवर्नमेंट, तो ये धोखाधड़ी ओबीसी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट में ही की है। और उसके पहले की सभी गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने भी धोखाधड़ी की है। तो मैं कांग्रेस और बीजेपी, ये जो दोनों प्रो ब्राह्मण और प्रो बनिया, प्रो कैपिटलिस्ट पार्टी है, ऐसे पार्टी को खाद और पानी आपने नहीं देना चाहिए, समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको देने से भी आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने 70 साल हमारे पिछवाड़े पर लात मारी है। पिछड़ों के पिछवाड़े पर अगर लात मारी है तो पिछड़ों की एक जिम्मेदारी है, अभी इस बार इनके पिछवाड़े पर लात मारना चाहिए। तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को इस माध्यम से अपील करता हूं कि आप इस साजिश को समझें। और दोबारा मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, राष्ट्रीय महासचिव एवं महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से इस दोनों गवर्नमेंट को इनकी कड़ी निंदा करता हूं और इनको सूचित करता हूं कि वो जल्द से जल्द इसका रिव्यू करें और ओबीसी के लोगों को उसकी हिस्सेदारी दे। धन्यवाद। जय जदाऊ, जय शिवराय, जय भीम, जय मूल निवासी।